Hey everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So if you're new to this channel, then please consider subscribing it and also give this video a thumbs up and share it among all your friends who love to know more about psychology and who are psychology students. Some of the important links from my channel has been mentioned in the description box below. You can go and check the playlist. I've already explained class 11th, 12th, NCRTs, and right now we are continuing the Robert Barron series. So if you haven't watched my previous video from this series, then you can definitely go and watch them first and get back to this video later. So let's begin. Today we will start with Tolman's cognitive map, a classic study in the history of psychology. So we are already continuing the operant conditioning topic, and today's topic is Tolman's cognitive map. एविडेंस ने क्या बताया? एविडेंस ने बताया कि जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग अमंग एनिमल्स. प्रीवियसली सिर्फ कहा गया कि रिवॉर्ड्स है जो कि बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन फिर एविडेंसेस जो कलेक्ट किए गए, ऑल ऑफ दिस कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट्स एंड अदर एक्सपेरिमेंट्स, दे प्रूव्ड कि सिर्फ रिवॉर्ड स्टडी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्केड्यूल्स ऑफ एनफोर्समेंट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है बिहेवियर को प्रेडिक्ट और स्टडी करने के लिए. क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वो है कॉग्निटिव प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग अमंग एनिमल्स. So there was a classic study by Tolman and Honzink in the year of 1930. So let's look at the study. यहाँ पे rats were trained to run through a complicated maze. टॉलमैन एंड हॉन्जिंक ने एक स्टडी कंडक्ट किया इन द ईयर 1930, जहाँ पे कि रैट्स को ट्रेनिंग दी गई. किस चीज़ की ट्रेनिंग? एक कॉम्प्लिकेटेड मेज में दौड़ने की ट्रेनिंग. ऑफ कोर्स देयर वाज अ कॉम्प्लिकेटेड मेज एंड द रैट्स वे ट्रेन्ड टू लाइक make their way through that complicated maze. So they were trained. यहाँ पे दो ग्रुप्स बनाए गए. एक था रिवॉर्ड ग्रुप, दूसरा था नो रिवॉर्ड ग्रुप. जो रिवॉर्ड ग्रुप था उसने फूड रिसीव किया, फूड रिवॉर्ड एट द एंड ऑफ मेज आफ्टर ईच ट्रायल. तो जैसा कि एक कॉम्प्लिकेटेड मेज बनाया गया था, वहाँ पे मेज़ आप समझ रहे हो ना, लाइक जो एक भूल भुलैया जैसा जो होता है मेज़, वो बनाया गया था. एंड द रैट्स वे ट्रेन टू लाइक फाइंड देयर डेस्टिनेशन थ्रू दैट मेज़. उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि वो कैसे वहाँ से रास्ता बनाते बनाते वो अपने फाइनल पॉइंट तक निकल के वहाँ से निकलेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे. तो दो ग्रुप्स बनाए गए. एक ग्रुप को रिवॉर्ड मिला, जब पहुंच जाते हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन तक निकल जाते हैं मेज से, वो भूल भुलैया से, तो उन्हें फूड रिवॉर्ड मिलता है. और जो दूसरा ग्रुप था उन्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता. वो लोग भी रास्ता बनाते थे, उस भूल भुलैया से निकलते थे, लेकिन उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता था. तीसरा ग्रुप जो है, ना ही उसे रिवॉर्ड मिलता और ना ही उसको लाइक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ था. नो रिवॉर्ड ग्रुप. दैट वॉज द थर्ड ग्रुप. Now they did not receive a food reward until the 11th day of training. वो लोग ट्रेनिंग करते गए. जो थर्ड ग्रुप था लाइक 10 दिन तक ख़त्म हो गया. 10 दिन तक ना उन्हें रिवॉर्ड मिला, ना कुछ ऐसा कुछ स्पेशल हुआ, लेकिन 11th डे में जो है उन्हें एक फूड रिवॉर्ड मिला. तो नो रिवॉर्ड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में क्या डिफरेंस हो रहा है? नो रिवॉर्ड ग्रुप में उन्हें कभी भी रिवॉर्ड नहीं मिला, नेवर रिसीव्ड अ रिवॉर्ड. एंड जो थर्ड ग्रुप है उसने 11th डे ऑफ ट्रेनिंग में, 11th डे ऑफ ट्रायल में रिवॉर्ड रिसीव किया, वही सेम फूड. रिजल्ट्स क्या दिखाता है? पहला ग्रुप जिसने रिवॉर्ड रिसीव किया है, हर एक ट्रायल के बाद, हर एक मेज से निकलने के बाद फूड रिवॉर्ड रिसीव किया, देयर वॉज स्टेडी इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखा. यानी एरर्स जो करते थे, यहाँ वहाँ भाग जाना, एक सीधा रास्ते में वो जाने का वो सीखे थे, बीच बीच में जो यहाँ वहाँ भाग जाने का जो एरर्स होता था वो कम गया.
ओके, एंड देयर वॉज स्टेडी इम्प्रूवमेंट, हल्का सा इम्प्रूवमेंट आया था रैट्स के परफॉर्मेंस में। सेकेंड ग्रुप जिसने कभी रिवॉर्ड रिसीव नहीं किया, जितने भी ट्रायल्स हो गए कभी रिवॉर्ड नहीं मिला उसे, ओनली अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट, हल्का सा, बिकॉज दे वर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग, वो भी अंदर घुस रहे थे और वहाँ से अपना रास्ता निकालते हुए वो निकल रहे थे ना, तो बस उसी का असर था कि हल्का सा इम्प्रूवमेंट था। तीसरा ग्रुप जो है सिमिलर टू सेकेंड ग्रुप फॉर द फर्स्ट 10 days, 10 दिन तक वही सेम, जैसा हल्का सा इम्प्रूवमेंट है बस वही। तो यहाँ पे क्या बताता है कि भले ही रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहा था लेकिन थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हो रहा था ना, तो दैट इज़ वाई कॉग्निटिव मैप, क्योंकि उनके कॉग्निशन में ये चीज़ जो है वो इम्प्रिंटेड हो रहा था और वो धीरे धीरे उस चीज़ को लर्न कर रहे थे, और रिवॉर्ड्स देने पर तो ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट होगा ही। सो दिस वाज द पॉइंट बिहाइंड दिस एंटायर रिसर्च और क्लासिक स्टडी। नाउ सिस्टमैटिक रिसर्च बाय Capaldi and his colleagues also points to the possibility that animals form memories of rewards they have received in the past. तो जो ये रिसर्चर हैं कैपल्डी एंड हिज कलीग्स, उन्होंने एक सिस्टमैटिक रिसर्च किया जिसका फाइंडिंग्स कुछ इस कदर आया कि पॉसिबिलिटीज़ है कि एनिमल्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं अपने माइंड में, मेमोरी फॉर्म करते हैं किस चीज़ का, रिवॉर्ड्स जो वो लोग रिसीव कर चुके हैं पास्ट में, उस चीज़ का मेमोरी उनके माइंड में रहता है। सो डिस्टिंक्टिव रिवॉर्ड इवेंट्स प्रोड्यूस डिस्टिंक्टिव रिवॉर्ड मेमोरीज। तो इस चीज़ का क्या करना है डिस्टिंक्टिव रिवॉर्ड मेमोरीज का? दे सर्व टू इम्पॉर्टेंट पर्पसेस। फर्स्ट, दे फंक्शन एज डिस्क्रिमिनेटिव स्टिम्युली विच इज़ द रेनफोर्समेंट। उन्हें याद रहता है तो उनका बिहेवियर जो है वो जो गुड वंस है, जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट्स उनको प्रोवाइडेड हुआ है, वो दैट विल इंक्रीज बिकॉज दे हैव ऑलरेडी established those rewards as reinforcement. They will function as discriminative stimuli. And second is serve as a response enhancing function. तो अगर उनका डिस्टिंक्टिव रिवॉर्ड मेमोरीज होगा पहले से, पास से, तो इट विल हेल्प देम टू either enhance their performance or inhibit the negative ones because they will serve as a response enhancing function. तो उन्हें अगर रिवॉर्ड्स याद है, पनिशमेंट्स का छोड़ दो, रिवॉर्ड्स याद है, तो ऑफ कोर्स वो रिस्पॉन्स को एनहांस करने में मदद करेगा, ऑलरेडी जो उनके मेमोरी में है वो सब। नाउ व्हाट इज अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस? It is a field of psychology that specializes in the application of operant conditioning principles to solve problems of everyday life. तो दिस इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। बिहेवियर एनालिसिस क्या है? बिहेवियर जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जो भी लर्निंग आप बोल लो, जितने भी तरीके के होते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग है विच इज़ लाइक द क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ द अदर वन। बिहेवियर इस्टेब्लिश करने के लिए जो लर्निंग्स होते हैं, थर्ड वन इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विच वी विल look at in the next part of this series. So ये सारे जो behaviors के study हैं, types of behaviors के study, इस चीज़ को हम जब everyday life problems को solve करने के लिए apply करते हैं, उस चीज़ को, study को हम बोलते हैं applied behavior analysis. So once again it is a field of psychology that specializes in the application of operant conditioning, क्योंकि यहाँ पे behavior analysis हो रहा है, तो operant conditioning principles to solve everyday life problems. Now next topic is applying operant conditioning, solving problems of everyday life. तो ये कहाँ पर यूज़ हो सकता है? फील्ड ऑफ एजुकेशन में, बायोफीडबैक में। फील्ड ऑफ एजुकेशन में हाउ? द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन द क्लासरूम विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और दी CAI। तो जो मैंने बताया, ये अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स को समझ करके हम उससे एवरीडे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि कहाँ कहाँ वो चीज़ अप्लाई हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़। तो फील्ड ऑफ एजुकेशन में ऑलरेडी ये चल रहा है। जो भी कंप्यूटर्स हम क्लासरूम्स स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लाइक द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, in CAI what is happening? The students are interacting with sophisticated computer programs that provide immediate reinforcement of correct responses, isn't it? Next is certain restrictions, programs based according to each student's progress. There are also certain restrictions हैं और each student के progress के हिसाब से जो है वो programs बनाए जाते हैं. Recently been extended to enhance lecture based distance education also. So इस चीज़ का इस्तेमाल करके डिस्टेंस एजुकेशन को भी प्रमोशन हो मिल रहा है. नेक्स्ट इज द बायो फीडबैक. इट इज़ अ टेक्निक दैट enables people to monitor and self-regulate certain bodily functions through the use of specialized equipment. तो इस चीज़ में भी ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो है प्रिंसिपल्स अप्लाई किया जा सकता है. बायो फीडबैक एक ऐसा टेक्निक होता है जो कि लोगों को हेल्प करता है मॉनिटर करने के लिए, मैंने वो जान सकते हैं, देख सकते हैं और फिर कंट्रोल भी कर सकते हैं सर्टन बॉडीली फंक्शंस थ्रू द यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, जस्ट लाइक द ब्लड प्रेशर लेवल्स. तो जब आप स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल करके, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप जब फाइंड आउट कर रहे हो कि अच्छा ये ऐसा है, ये इस लेवल में है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड यू यू आर एबल टू मॉनिटर, यू आर एबल टू नो योर लेवल, यू आर एबल टू सेल्फ रेगुलेट. उसके बाद आप उस चीज़ को चेक कर रहे हो, थिंक अपॉन कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो उस चीज़ में भी ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही एप्लीकेशन एक है, बायो फीडबैक. So that's all for this video, because we can start the observational learning